गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कल हमने मानवों में पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम हमारा वो दूसरा भाग था। हमने आहार नाल के क्षुद्रांत्र के बारे में पढ़ा था कि भोजन जब अमाशय से निकलकर क्षुद्रांत्र में पहुंचता है तो उसके बाद वो बृहदांत्र में जाएगा, वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्षुद्रांत्र में हमने पढ़ा कि पूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का, जिसमें जो भोजन के अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनका पूर्ण पाचन होने के बाद वो बिल्कुल सरल अवयवों में टूट जाते हैं। और उनके सरल अवयव क्या हैं ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। अब हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत इस भोजन के अवयवों में यही ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज को पहुंचना है ब्लड में से सभी कोशिकाओं में। तो इंटेस्टाइन में से यानी क्षुद्रांत्र से उसकी दीर्घरोम से रक्त में जाकर भोजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा हमारे शरीर की। हमारा शरीर लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। वो सभी कोशिकाएं उस ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। बाकी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे भोजन में है वो स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में और हमारे पेशियों में। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। हमारे अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। हमारे शरीर में भोजन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और किन स्थानों पर स्टोर होता है वो? एक लीवर में और दूसरा मसल्स में, हमारी पेशियों में। तो जब भी हमें भोजन की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज निकलता है, ब्लड में जाता है और सभी कोशिकाओं में पहुंचता रहता है। तो हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज का लेवल बना रहता है एक रेगुलर। जब भी ग्लूकोज ब्लड में से कोशिकाओं में जा रहा है, उधर मसल्स में से या लीवर में से वापस ग्लाइकोजन से निकलकर ब्लड में आ रहा है। तो लगातार वो लेवल ग्लूकोज का बना रहता है। अगर ये ज़्यादा या कम हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको शुगर प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक लेवल ब्लड में बना रहेगा। तो अब ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा, लेकिन कैसे देगा? सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा नेक्स्ट जो हमारा जैव प्रक्रम है वो है श्वसन। श्वसन में हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में जानी चाहिए जिन कोशिकाओं में ये ग्लूकोज पहुंचा है। सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं पहुंचा है, वहाँ पर प्रोटीन के अमीनो अम्ल पहुंचे हैं जो और कोई काम करेंगे। जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी वृद्धि करेंगे, नए नए अवयव बनाएंगे, वहाँ पर टूट फूट हो रही है उसको ठीक करेंगे। तो सभी अवयवों का अपना अपना काम है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम हम यहाँ समझ रहे हैं वो है हमारे ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, जो एनर्जी लेने का काम है। क्योंकि बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे शरीर के सभी अंगों को एनर्जी की ज़रूरत है। तो ब्लड में से वह ग्लूकोज अब सभी कोशिकाओं में पहुँच रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ग्लूकोज में से एनर्जी को निकालना है। और वो निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम सांस ले रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी और वो ब्लड सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, जैसे उसने ग्लूकोज को पहुंचाया। अब कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण से ग्लूकोज टूट जाएगा पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और साथ में एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होगी जो हम यूज़ करेंगे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में। तो इस श्वसन अभिक्रिया को हम समझेंगे। थोड़ा बहुत हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो होता क्या है ये श्वसन, इसके बारे में अध्ययन आज हम इस अनुभाग में करेंगे, श्वसन तंत्र। तो सबसे पहली बात याद रखनी है, ग्लूकोज पहुंच गया ब्लड के द्वारा हमारे पाचन तंत्र से सभी कोशिकाओं में, और अब ऑक्सीजन को पहुंचना है ताकि उस ग्लूकोज को जलाया जा सके, उसका ऑक्सीडेशन हो सके, उपचयन हो सके और उसमें से एनर्जी निकल सके। तो क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे आएगी? सांस के द्वारा। इसके बारे में भी आप 7वीं क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा और अधिक पढ़ेंगे। तो 7वीं क्लास का अगर आपको याद है तो उसमें से बहुत कुछ अभी आपको पढ़ना और आगे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है हमारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो आज का हमारा टॉपिक है 6.3 श्वसन। श्वसन में हम कुछ क्रियाकलाप भी करेंगे 6.4 एंड 6.5। इसमें इन दोनों क्रियाकलाप में हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने की अभिक्रिया के बारे में समझेंगे।
तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर देती है, दूधिया। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, चूने का पानी होता है CaOH ट्वाइस। तो ताज़ा चूने का पानी चाहिए हमें, क्योंकि अगर पुराना होगा तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है उसके साथ ही अभिक्रिया कर चुका होगा, तो पहले ही इसका रंग खराब हो गया होगा। तो ताज़ा चूने का पानी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसको दूधिया कर देती है। इन क्रियाकलापों में हम समझेंगे जिसमें पहले 6.4 में हमें बोला है कि एक परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेना है और एक पाइप द्वारा उसमें सांस छोड़नी है। ठीक है, सांस छोड़ेंगे आप तो ये दूधिया हो जाएगा। दूसरा, सांस नहीं छोड़नी है, आपने सिरिंज लेना है, उसमें हवा भरनी है और उस सिरिंज से आपने चूने के पानी में हवा डालनी है, क्योंकि वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आप देखेंगे जो हमने सांस छोड़ी है उससे चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है और जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। इसको आपने 7वीं क्लास में अच्छे से समझ लिया है, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम जब सांस लेते हैं तो सांस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सांस में वायु अंदर लेते हैं। ठीक है, वायु अंदर जाएगी फेफड़ों में। दूसरा, फिर वायु में से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड में। तीसरा, ब्लड इनको ले जाएगा सभी कोशिकाओं में। ठीक है, उसके बाद अंत में ऑक्सीजन कोशिकाओं में क्या करेगी, ग्लूकोज का उपचयन करके इसको पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलकर ऊर्जा का निर्माण करेगी। तो ये ऊर्जा हम प्रयोग करेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के स्टेप्स हम अभी बोल सकते हैं कि इस प्रकार श्वसन होता है, जिसमें सिंपल प्रक्रिया में हम जब सांस अंदर खींचते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। जब हमारी वायु फेफड़ों में जाएगी, 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारी पसलियाँ ऊपर की और बाहर की तरफ आएंगी, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ वो पसलियाँ हो जाती हैं। तो फेफड़ों में गई है वायु, वायु में से केवल और केवल ऑक्सीजन अब अंदर जाएगी। तो अब फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों में होता है रक्त की बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा वाहिकाएँ होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है विसरण द्वारा फेफड़ों में से रक्त में चली जाती है, और रक्त का काम क्या है, परिवहन का। जैसे ग्लूकोज को ले गया वैसे ऑक्सीजन को कोशिकाओं में ले जाएगा। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन अपना कार्य करेगी, तो इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। ठीक है, यह है कोशिकीय श्वसन। अब देखिए कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, हम लोग या मुख्य रूप से जितने भी जीव जंतु हैं वो मोस्टली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं। उपचयन अभिक्रिया द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह से, और ऊर्जा का निर्माण होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऐसा भी है, कुछ जीव ऐसे भी हैं, जैसे आपने ईस्ट के बारे में सुना है। ईस्ट आपकी मम्मी जब आटे में डालती हैं तो उसके बारे में सुना होगा आपने। ईस्ट में भी श्वसन होता है, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये श्वसन करते हैं, जो बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज का विखंडन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ईस्ट या बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करेंगे तो उसके जो प्रोडक्ट उत्पाद बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं होंगे, उसमें हमारे पास बनेगा इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अब देखिए ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मुख्य रूप से जीव जंतु ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जैसे ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया, कुछ सभी नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन कर देते हैं, लेकिन उस अभिक्रिया में प्रोडक्ट कुछ और बनता है। इस अभिक्रिया को हम किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। इसे आप 8वीं में पढ़ चुके हैं फर्मेंटेशन के बारे में। वाणिज्यिक उपयोग आप इसके पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीवों में, दूसरे चैप्टर में, कि सूक्ष्म जीव अल्कोहल बनाने का काम में लाए जाते हैं। तो फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम इथेनॉल बनाते हैं, चीनी के द्वारा, या दूसरे जूस हो गया,
फ्रूट जूस हो गया, तो उसमें हम ईस्ट मिलाते हैं या कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया मिलाते हैं, वो इथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं और इस इथेनॉल को रिफाइन कर लिया जाता है, ये अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल होती है, फिर इससे बनेगी अल्कोहल। घरों में भी बनाते हैं कुछ लोग इसी प्रक्रिया द्वारा। तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, उसमें इथेनॉल बनती है। अन अवायवीय श्वसन इसको हम कहेंगे, इसमें वायु का प्रयोग नहीं, वायु का मतलब ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं है, अवायवीय श्वसन इसको कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा है उसको हम वायवीय श्वसन कहेंगे। तो अब आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर पता चल गया। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करेगी और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करेगी। मुख्य रूप से जीव जंतु इस प्रक्रम का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम जीव हैं जो अवायवीय श्वसन भी करते हैं, जिसमें हम ईस्ट की बात की हमने और सम बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की बात की हमने। ठीक है, और इस प्रक्रिया को नाम दिया है फर्मेंटेशन या किण्वन। और इनके प्रोडक्ट याद रखने हैं आपने, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनेगी, इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। इथेनॉल इसमें मेन प्रोडक्ट होता है अवायवीय श्वसन के अंदर। अब इन अभिक्रियाओं में सबसे पहली चीज कॉमन होती है, हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये कोशिकाओं को याद रखनी है आपने, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं कोशिकाओं के, आपको पता है, लंबी होती हैं कई कोशिकाएं, कई चपटी होती हैं, कई ब्रांच्ड होती हैं, शाखान्वित होती हैं। तो यहाँ बीच में है न्यूक्लियस, मान लो। न्यूक्लियस के अलावा इसमें कुछ कोशिकांग भी हैं, जिसमें एक कोशिकांग का नाम आप जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं, बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ऊर्जा बनती है। अब देखिए पहले क्या होगा, लेकिन ये होता है वायवीय श्वसन के अंदर, अवायवीय में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होता है। तो क्या होगा, दोनों प्रक्रियाओं में, चाहे वो वायवीय है चाहे अवायवीय है, सबसे पहले तो ये हमारे कोशिका द्रव में पहुंचेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी पहुंचनी है, हमें पता है। लेकिन पहले स्टेप में ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुंचने के बाद वो टूट जाएगा अपने आप ही और पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड, इसको पायरुविक अम्ल कहते हैं। ग्लूकोज आपको पता है इसका फार्मूला C6H12O6, कितने कार्बन का है ये? 6 कार्बन का। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड है जो पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में होगी, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय, ये कॉमन स्टेप है पहला। तो 6 कार्बन वाला परमाणु अब 3 कार्बन वाले परमाणु में बदल गया। तो 3 कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5 6, बीच में से टूटा है, 3 कार्बन वाला परमाणु पायरुवेट बन गया। अब तो 3 कार्बन वाले कितने परमाणु बने? 2 परमाणु बनेंगे ना, तो 2 पायरुवेट में ये बदल जाएगा। ये कॉमन स्टेप है, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय, ये होगा साइटोप्लाज्म में। अब देखिए, जब हम अपने अंदर बात करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बात करेंगे, तो यही पायरुवेट अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूरी तरह टूट जाएगा। ठीक है, तो 2 पायरुवेट, एक पायरुवेट एक कार्बन वाला है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और अगर 2 पायरुवेट थे तो टोटल कितने बनेंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे। एक ग्लूकोज से कितने बने? एक ग्लूकोज से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन रहे हैं हमारे पास, और इसमें ऊर्जा निकल रही है। ये हमारे अंदर की प्रक्रिया है, और लगभग सभी जीवों के अंदर ये प्रक्रिया है जिनमें वायवीय श्वसन होता है। अब ईस्ट की बात करें, ईस्ट में देख लेते हैं ईस्ट के अंदर क्या होता है। अवायवीय श्वसन होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा? इथेनॉल, ये याद रखना है आपने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इन दोनों के बीच अंतर पूछा जाएगा आपसे, वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर अंतर क्या है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में, वायवीय में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है,
एक और बात, यहाँ पर जो ऊर्जा बन रही है अत्यधिक मात्रा में होती है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा कम मात्रा में होती है, ये ध्यान रखना। कम मात्रा, ऊर्जा की कम मात्रा बनती है, यहाँ पर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा बनती है। तो वायवीय श्वसन वाले जो जीव हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन एक बात और आ जाती है हमारे यहाँ पे कि जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। तो हमारी सांस फूलती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उस टाइम पे। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो जब बहुत ज़्यादा काम किया है हमने, तो हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ज़्यादा काम है तो ज़्यादा ऊर्जा काम करेगी, तो हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हमने बहुत ज़्यादा काम किया तो सांस फूल गई हमारी। जब हमारी सांस फूल गई तो क्यों फूली वो? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तब तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी ना। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होगा कि वो ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं जा पा रही है। अब भी हमारी सांस तो काफ़ी फूल गई है, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल होगा सांस के फूलने का, उससे ज़्यादा सांस फूल नहीं पाएगी हमारी। लेकिन हमारी बॉडी को उससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो जाएगी। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर है? मसल्स में। तो मसल्स में जो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पर ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के ही टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति भी हमारे शरीर के अंदर होती है जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज टूट रहा है, अवायवीय श्वसन की तरह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इथेनॉल नहीं बनेगा। यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा अब हमारे मसल्स में। तो जैसे हमारी टांगों में या हमारे बाजुओं में जो मसल्स हैं, उनमें वो लैक्टिक अम्ल अब इकट्ठा हो जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल जब इकट्ठा होगा तो दर्द होगी, क्योंकि अम्ल जैसे चींटी ने काटा, अम्ल छोड़ा हमारी बॉडी में, तो क्या हुआ? दर्द हुई ना वहाँ पे। तो वैसे ही हमारा लैक्टिक अम्ल जो हमारे मसल्स में है वो पेन करेगा। तो उसको हम कहते हैं ऐंठन। ऐंठन हो गई हमें। तो क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे मसल्स में ग्लूकोज टूट गया लैक्टिक अम्ल में। तो वो लैक्टिक अम्ल अब हमारी ऐंठन का कारण है, वो दर्द कर रहा है। तो हमें गर्म गर्म पानी से जब हम उसको सेक देते हैं या नहा लेते हैं, तो वो लैक्टिक अम्ल पिघल जाता है, लीवर में जाकर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कम मात्रा में होगा क्योंकि कुछ मात्रा में तो वो जल गया है, तो कम मात्रा में होगा। अब लैक्टिक अम्ल दोबारा से ग्लूकोज में बदल के दोबारा से ग्लाइकोजन के साथ मिल जाएगा, तो हमारी जो दर्द है वो कम हो जाएगी। तो जब भी हम ज़्यादा काम करें या उस जिससे हमारी मसल्स में पेन हो जाए, तो सेक दे सकते हैं हम गर्म गर्म, या गर्म गर्म पानी से नहाकर उसे कम कर सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी उसको पिघलाने में हेल्प करेगा लैक्टिक अम्ल को। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐंठन का कारण क्या है, तो आपने बताना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में जब हमारे पेशियों में ग्लूकोज जलता है तो उससे लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल जब हमारी पेशियों में इकट्ठा हो जाता है तो ऐंठन का कारण बनता है। इस ऐंठन के कारण हमें दर्द होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने अच्छे से याद भी करना है। आ गया होगा अब आपको। अब ऑक्सीजन के अभाव में क्या हो रहा है? कहाँ होगा ऑक्सीजन का अभाव? हमारी पेशियों में होगा। ये अभिक्रिया कहाँ होगी? पेशियों में। तो क्या होगा इसमें? पायरुवेट जो था वो ऑक्सीजन के अभाव में टूट रहा है। कहाँ? ये बन जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है जो ऐंठन का कारण बनता है। अब एक चीज़ जो हमने छोड़ दी यहाँ पे, ये पहला स्टेप है हमारा साइटोप्लाज्म में हुआ है। ये पायरुवेट अवायवीय श्वसन में भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन हमारे अंदर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, ये पायरुवेट कहाँ जाएगा? ये पायरुवेट देखिए यहाँ पर पायरुवेट बना है, ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वायवीय श्वसन वहीं पर हो सकता है। ऑक्सीजन ब्लड में से सीधे कहाँ जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका मतलब वायवीय श्वसन कहाँ होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। अगर विखंडन कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, तो अवायवीय श्वसन में हो रहा है, वो कम मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। लेकिन जो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो वायवीय है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, ऊर्जा दे रहा है हमें। तो ये क्रिया, ये अभिक्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं में कहाँ हो रही है? कोशिकांग में, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नाम है। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं याद आ रहा है तो 9th क्लास की बुक उठा के उसमें पढ़ लो, कोशिका के बारे में जिसमें दिया हुआ है, कोशिका के अंग दिए हैं, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बताया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लो। और ये
अच्छे से प्रश्न याद करना है। ये पूछा जाता है कि 3 जो पथ हैं ग्लूकोज के विखंडन के, वो कौन कौन से हैं। एक ईस्ट के अंदर है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक हमारी पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा वायवीय श्वसन जो हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है। तो ये चित्र बनाने के लिए आ सकता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और ये किण्वन के बारे में आपसे पूछा जाता है, इस अभिक्रिया को किण्वन कहते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये आपने तीनों लिखने हैं अच्छे से। तो ये देखिए, यह वो आपको चित्र दिखाया गया है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो आपने बताना है कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है जो कोशिका द्रव में सबसे पहले पहुंचा। कौन लेके आया? ब्लड। तो ब्लड इसको कोशिका द्रव में ले आया है। कोशिका द्रव में क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज विखंडित हो रहा है अपने आप। 3 कार्बन के अणु, यहाँ वायु लिखा है ये गलत है, कार्बन के अणुओं में यहाँ पर पायरुवेट टूट रहा है, यहाँ भी कुछ मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। फिर उसके बाद अगर ये प्रक्रिया ईस्ट में होनी है तो साइटोप्लाज्म में ही होगी और यह बनेगा। ठीक है। अगर यह प्रक्रिया हमारे अंदर होनी है या दूसरे वायवीय श्वसन वाले जीवों में होनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा पायरुवेट। पायरुवेट कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये सब बन गया बाई प्रोडक्ट। और अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होने के कारण लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा और थोड़ी सी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय में अंतर आपने अच्छे से याद करना है। अवायवीय में आप देखेंगे ईस्ट में हो रहा है अवायवीय श्वसन, और उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और कम मात्रा में ऊर्जा। और हमारे अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में है दूसरा स्टेप, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बन रही है। ये आपने याद रखना है। साथ में आपने ये भी याद रखना है एटीपी के बारे में। एटीपी इसको पढ़ लेना, इसको मैं स्कूल में आके समझा दूंगा आपको। तो देखिए, ये श्वसन तंत्र है, इसको अच्छे से आपने बनाना है। यहाँ पे, यहाँ से वायु वायु द्वार द्वारा यहाँ जा रही है नीचे, यहाँ पर श्वास नली है और नली फिर फेफड़ों में विभाजित हो जा रही है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो रही है, ये भी आपने याद करना है। अंत में देखिए, ये नलियाँ इस तरह कुपिकाओं में बंट जाती है। तो इस तरह कुपिकाएँ हैं अंत में, इन नालियों के अंत में श्वसनिकाएँ हैं जिनके अंत में क्या है, ये गुब्बारानुमा आकृति है जो कुपिकाएँ कहलाती हैं। और ये कुपिकाएँ सारी मिलकर हमारे फेफड़ों का निर्माण कर रही है। ठीक है। तो ये 2 फेफड़े हैं, ये आपने देखिए यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारी कुपिकाएँ हैं, बहुत अत्यधिक मात्रा में कुपिकाएँ हैं जो स्तही क्षेत्रफल को बढ़ा रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड की वेसल्स हैं इन कोशिकाओं में। तो ऑक्सीजन जब इनको भरती है तो वायु जब इनको भरती है तो वहाँ से ऑक्सीजन विसरण द्वारा पहुँच जाती है वहिकाओं में, और वो लेकर जाती हैं फिर इसको हार्ट में, और हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ले जाता है ऑक्सीजन को। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिए, उसके बाद हमने ये भी समझना है कि जो हमारे फेफड़ों में से ऑक्सीजन जाएगी तो फेफड़ों में से वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जहां तक उनको पहुंचना होता है। तो क्या है, ये श्वसन वर्णक है जो ब्लड में प्रेजेंट है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? ये है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, जो कि रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाओं में है। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन को ले जाता है सभी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाकर छोड़ देता है वहाँ। उसके बाद आपको पता है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी श्वसन के द्वारा, तो वो ब्लड उसको ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में बनी है वो ब्लड उसको ले जाएगा। इसके बारे में भी हम डिटेल में अगले अनुभाग में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, ये वाला आपने पढ़ना है, कुपिकाएँ जो हमारे एक वयस्क के फेफड़ों में होती हैं, अगर उनको फैला दिया जाए तो वो इतना वर्ग मीटर क्षेत्र ढक सकती हैं, 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक सकती हैं, इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है उसका। और अगर वर्णक ना हो तो देखिए, इस ऑक्सीजन को 3 वर्ष लगेंगे पहुंचने के लिए हमारे अंगूठे तक। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है और समय पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे हमें ऊर्जा समय पर मिलती है और हम काम कर सकते हैं। तो ये सब आपने अच्छे से समझ लेना है। आपने पीछे मैंने वीडियोस भेजे थे उसमें आप शायद ये समझ भी चुके होंगे, लेकिन आज जो मैंने करवाया उसको अच्छे से आपने ध्यान से पढ़ना है।